नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। मैं बादल वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल IAS पॉइंट पर। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, हम लोग पहनावे के सामाजिक इतिहास के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में बात की थी औपनिवेशिक भारत में आए बदलावों के बारे में। तो हम लोगों ने औपनिवेशिक भारत में देखा था कि किस तरीके से अलग अलग एक तरीके से राज्यों में, ठीक है, जैसे आप देखोगे कि राजस्थान की आज के समय में संस्कृति बिल्कुल डिफरेंट मिलेगी आपको। वहाँ का खान पान, वहाँ की वेशभूषाएं बिल्कुल अलग मिलेगी। या आप कोई दूसरे स्टेट में अगर जा कर के देखो, जैसे दिल्ली में, तो दिल्ली में आपको अलग एक संस्कृति मिलेगी, वहाँ का कल्चर आपको अलग मिलेगा, खान पान वहाँ का आपको अलग मिलेगा। तो किस तरीके से जो भारत की संस्कृति थी वो अंग्रेजों से पहले किस तरीके से काम करती थी और अंग्रेजों के आने के बाद भारत की संस्कृति पर किस तरीके से जो प्रभाव थे वो पड़े। ठीक है, तो यही सब हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस किया था। तो जिन्होंने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सभी लोग जाकर हमारी पहली वीडियो को देख सकते हैं। ऑलराइट, और अगर अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि उसमें आपको डेली यूपीएससी से रिलेटेड करंट अफेयर्स और डेली क्विज कंडक्ट कराए जाते हैं, और भी काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल आपको डेली प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आपकी मेंस की राइटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। इसका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो इसी के साथ आज हम लोग अपना जो टॉपिक है वो फिर से डिस्कस करते हैं, ठीक है, जिसका नाम आप देख ही सकते होंगे, जाति संघर्ष और पोशाक परिवर्तन किस तरीके से हुए। तो देखिए, आप लोगों को ये भली भांति रूप से पता ही होगा कि जो समचूरी लॉ था, हमने अपने समचूरी लॉ के बारे में पढ़ा था ना। तो समचूरी लॉ एक तरीके से क्या था, मैं आपको बता दूं, फिर से रिपीट कर देता हूं कि समचूरी लॉ एक ऐसा लॉ था जिसमें जो नीची जाति के लोग हैं वो, उनको कोई भी अपनी मनपसंद का ना ही तो वो खाना खा सकते थे और ना ही वो अपनी पोशाक पहन सकते थे। यानी कि वो जो राजा पोशाक पहनते थे या राजा जो खान पान खाते थे, वो गरीब या मध्यम वर्ग के लोग ऐसा नहीं कर सकते थे, चाहे उनके पास पैसे हो या ना हो। ठीक है, तो समचूरी लॉ इस तरीके की जो है वो लोग वो काम करता था। तो आप लोगों को भारत में तो पता ही होगा कि समचूरी लॉ नहीं था। तो यहाँ की जो खान पान, रहन सहन और अपनी सख्त सामाजिक संहिताएं थी, जो प्रभुत्वशाली जाति और अधीनस्थ जाति के लोग थे वो किस तरीके की आचार संहिताओं और कानूनों का पालन करते थे। यानी कि किस किन किन तरीकों की जो ताकतें थी, कानूनन ताकतें थी, वो उनके पास थी। तो देखिए, तो जो प्रभुत्वशाली जाति और अधीनस्थ जाति थी उनके लिए पहनावे और बदलाव आचारों का उल्लंघन हुआ तो हिंसक सामाजिक प्रतिक्रियाएं हुई। जैसे कि मैं आपको एक घटना बताता हूँ 1822 की, कि 1822 में दक्षिण भारत की त्रावणकोर रियासत में प्रभुत्वशाली जाति के नायरों ने सनार जाति की महिलाओं पर हमला किया, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर के ऊपरी भाग पर कपड़े डालने की हिम्मत की। तो देखिए, सनार जो जाति थी एक तरीके से वो समाज में ऐसी जाति थी कि उस जाति को अपने ऊपर के हिस्से पर कोई भी कपड़ा नहीं डालने दिया जाता था। यानी कि उसे इसी तरीके से रहा जाता था, यानी कि वो अर्धनग्न रहते थे। अगर वो इस तरीके के नियमों को तोड़ते थे तो उन पर हिंसा उठा दी जाती थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गलत था। तो सनार एक तरीके से, सनार किन्हें कहा जाता था, जिन्हें बाद में नाडर नाडर नाम से जाना गया। तो किन्हें जाना जाता था नाडर नाम से? सनार को। तो सनार समुदाय के बहुत सारे जो लोग थे वो अधीनस्थ जाति के माने जाते थे। यही कारण था उनकी छतरी लेकर चलने या जूते, सोने के गहने पहनने के लिए मनाही ही थी। यानी कि वो ना तो छतरी लेकर चल सकते थे ना ही वो सोने के गहने पहन सकते थे। यही स्थायी रिवाज भी था कि उनमें क्या मर्द और क्या औरत। तो प्रभुत्वशाली जाति के सामने ऊपरी शरीर कोई नहीं ढकेगा। तो यानी कि प्रभुत्वशाली जो ऊंची ऊंची जाति थी, तो उनके सामने जो सनार जाति के लोग थे वो ऊपरी भाग पर कोई भी कपड़ा नहीं ढक सकते थे। यानी कि उनको एक तरीके से उन चीज़ों की मना थी। तो ईसाई मिशनरी के प्रभाव में आकर धर्मांतरित सनार महिलाओं के 1820 के दशक में सिली हुई ब्लाउजों को कपड़ों से प्रभुत्वशाली जाति वालों की तरह अपना तन ढकना शुरू कर दिया। तो बेंकुठर जैसे हिंदू सुधारकों ने भी पोशाक परिवर्तन की इस प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? बैकुंठर, अय्या बैकुंठर, ठीक है।
तो आप ये नाम याद रखेंगे। तो जल्द ही नायार जाति के लोग हरकत में आ गए और उन्होंने सरेआम इन औरतों पर हमला करके उनके ऊपरी वस्त्र फाड़ने शुरू कर दिए। तो अदालत में भी इस पोशाक परिवर्तन की इस मुहिम के खिलाफ अर्जियां दी गई कि ऐसा इसलिए हो चुका है कि सनार इस समय प्रभुत्वशाली जाति की मुफ्त सेवा टहल करने में इनकार करने लगे। तो शुरू में त्रावणकोर की सरकार ने 1829 यानी कि 1829 में घोषणा करवाई कि जो सनार औरतें हैं वे अपने शरीर के ऊपरी हिस्सों को ढकने से बचें। लेकिन इसके बाद सनार ईसाइयों या यहाँ तक कि सनार हिंदू महिलाओं ने भी अंगिया ब्लाउज जैसे ऊपरी वस्त्र को अंगीकार करना जारी रखा, यानी कि उसे ढकना ही जारी रखा। तो त्रावणकोर में 1855 यानी कि 1855 में दास प्रथा की समाप्ति में प्रभुत्वशाली जाति वाले वो कुंठित हुए। उन्हें लगा कि नियंत्रण टूट रहा है और अक्टूबर 1859 यानी कि 1859 में जब एक दिन बाजार में सनार महिलाओं पर हमले हुए तो उन्होंने कपड़े उतारे गए, जिससे बहुत ज़्यादा जो दंगा है वो भड़क उठा। तो घर लूटे गए, गिरजाघर जलाए गए और आखिर में सरकार ने ये घोषणा की कि जिस तरह सनार महिलाएं चाहें या हिंदू हो या ईसाई, वो अपनी जैकेट ऊपरी शरीर को मर्जी के मुताबिक ढकने की इजाज़त उसमें मिल गई, लेकिन वैसे नहीं जैसे ऊंची जाति की महिलाएं ढक सकती थी। यानी कि उन्हें कुछ एक तरीके से छूट दे दी गई सरकार के द्वारा, जब काफ़ी ज़्यादा जो दंगे थे वो भड़कने शुरू हो गए। ठीक है, तो आप देख सकते होंगे कि एक तरीके से भारत के इतिहास में ऐसा भी कुछ हुआ होगा, एक तरीके से पहनावे के इतिहास को लेकर। तो देखिए अब आपके कहीं ना कहीं जब हमने चैप्टर की स्टार्टिंग की थी तो आप लोगों को लगता होगा कि भाई पहनावे के बारे में सर पढ़ाने वाले हैं, तो आखिर इसमें क्या स्पेशल होने वाला है। इसमें तो हमें कुछ भी स्पेशल नहीं लग रहा, क्योंकि पोशाकों से इतिहास का हमारे क्या लेना देना। तो आप लोगों को अब समझ आ रहा होगा कि पोशाकों का भारत में एक तरीके से क्या भूमिकाएं थी और किस किस तरीके के जो बदलाव थे वो हमें देखने को मिले। और ये काफ़ी बार हम लोगों को मेंस में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि जब हम इन चीज़ों को एक तरीके से पढ़ते हैं तो हमारी कहीं ना कहीं जो थिंकिंग है तो उसमें हम एक तरीके से वो मिक्स करके, क्योंकि यूपीएससी तो यही मांगता है कि हम लोगों को अपने शब्दों में ही सब कुछ बयां करना होता है, और वो भी सबसे अलग। ठीक है ना। तो देखिए अब ब्रिटिश राज में देखते हैं कि पोशाकों की क्या संहिताएं थी। ठीक है, तो देखिए ये भी एक बार देख लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है यहाँ पे। तो साल 1921 यानी कि 1921 की जनगणना के समय तक सनार समुदाय के सभी सदस्यों के लिए नाडर शब्द का प्रयोग होने लगा था। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट करके रख सकते हैं। अब बात करते हैं ब्रिटिश राज और पोशाक संहिताएं। तो देखिए, तो आप लोगों को पता ही होगा जब एक तरीके से ब्रिटिशर आए थे तो ब्रिटिशर काफ़ी कुछ लेकर आए थे, जैसे कि अपनी भाषाएं, अपनी संस्कृति, जो कि आज भी भारत में एक तरीके से लागू होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि अधिकतम लोग, चलो ये तो खैर मजाक की बात है, फिर मैं आपको बता ही देता हूँ कि जो एक तरीके से एजुकेटेड लोग होते हैं तो वो शुरुआती दौर में जब किसी से एक तरीके से वो कन्वर्सेशन करते हैं तो सबसे पहले इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, यानी कि वो इंग्लिश में बात करना ही पसंद करते हैं। बट जब एक दो लाइन बोल लेते हैं, 5-6 लाइन बोल लेते हैं इंग्लिश की, फिर वो वहीं पर आ जाते हैं हिंदी में बात करने में। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं भारत पर अंग्रेज़ों का एक तरीके से आज भी शासन रह गया है, क्योंकि आज भी हम उनकी काफ़ी ज़्यादा जो संस्कृति हैं, जो उन कल्चर है, वो आज भी हम अपनाते हैं। ठीक है, बट फिर से हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, जो कि ब्रिटिश राज और पोशाक संहिताएं थी वो किस तरीके से थी। तो भारतीय वेशभूषा पर अंग्रेजों की क्या प्रतिक्रियाएं थी और हिंदुस्तानी की लिए अंग्रेजी रवैया का जो प्रति रुख था वो क्या था, यानी कि हिंदुस्तानी और अंग्रेजी रवैयों के प्रति क्या रुख था भारतीयों का। ठीक है, तो देखिए, तो अलग अलग कल्चर्स में किसी भी परिधान के अक्सर भिन्न भिन्न अर्थ लगाए जाते थे। इससे कई मौक़ों पर गलतफहमी जो थी वो पैदा होती थी और टकराव होते थे। तो पहनावे में ब्रिटिश राज के दौरान आए बदलाव में इसी टकरावों का नतीजा हम देखते हैं। तो देखिए, तो पहला नतीजा तो ये था, जो एक तरीके से अंग्रेज थे वो हैट पहनते थे, यानी कि जिसका मतलब होता था टोपी, और जो भारतवासी थे वो एक तरीके से पगड़ी बांधा करते थे। तो जब एक तरीके से मैं आपको बता दूं, जब भारत में अंग्रेजों का आगमन शुरू हुआ और यूरोपीय लोग जो व्यापार करते थे जब वो भारत में आने लगे तो वो हैट एक तरीके से पहन कर आते थे, और भारतवासी जो थे वो एक तरीके से पगड़ी बांधा करते थे।
तो इनके जो अर्थ थे वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थे, क्योंकि जो भारत में पगड़ी बांधी जाती थी वह धूप और गर्मी से बचाव के लिए बांधी जाती थी, और दूसरा था कि जब कोई बड़ा व्यक्ति उनसे मिलता था, कोई या ज्ञानी व्यक्ति उनसे मिलता था, तो उनके सम्मान में अपनी पगड़ियों को उतार दिया करते थे। ठीक है, तो पश्चिमी रिवाज तो यह कहता था कि जिन्हें आदर देना है तो सिर्फ उनके सामने हैट उतारा जाता है, तो इस संस्कृति में भिन्नता में गलतफहमी हुई। ठीक है, तो ब्रिटिश अफसर जब हिंदुस्तानी से मिलते थे उन्हें पगड़ी उतार न पाते तो अपमानित महसूस करते थे। दूसरी तरफ बहुतरे हिंदुस्तानी अपनी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय अस्मिताओं को जताने के लिए जानबूझकर पगड़ी बांधते थे, यानी कि पहचान या आत्मबोध को जताने के लिए जानबूझकर पगड़ी बांधते थे कि वो एक तरीके से इंडियन है। ठीक है, और इसी गलतफहमी को लेकर के ब्रिटिशर सोचते थे कि जब एक तरीके से कोई भी इंडियन अपनी पगड़ी को नहीं उतारता था वो उसमें अपमानित महसूस करते थे। तो इसी तरीके के जो टकराव थे वो होते रहे, यानी कि उस चीज़ को वो काफ़ी ज़्यादा गलतफहमी में मानते थे, जैसा कि हमने ऊपर के हेडिंग में पढ़ा। तो इसी तरीके के जो टकराव थे वो जूतों को लेकर के हुए। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ही रिवाज ये था कि जो फिरंगी अफसर थे वो भारतीय शिष्टाचार का पालन करते हुए देसी राजाओं व नवाबों के दरबार में जूते उतार कर जाएंगे। कुछ के अंग्रेज अधिकारी भारतीय वेशभूषा की धारण करते थे, लेकिन 1830 यानी कि 1830 में राष्ट्र सरकारी समारोह में उन्होंने हिंदुस्तानी लिबास पहनकर जाने से मना कर दिया गया, ताकि गोरे मालिकों की संस्कृति और जो नाक है वो ऊंची बनी रहे। तो लेकिन दूसरी तरफ जो हिंदुस्तानी उम्मीद थी, हिंदुस्तानियों से उम्मीद जताई जाती थी, वो ये थी कि भारतीय पोशाक संहिताओं का पालन करे और दफ्तर भारतीय परिधान में ही जाए। तो सन 1824 से लेकर 1828 के बीच गवर्नर जनरल एमा हर्स्ट इस बात पर अड़ा रहा कि उनके सामने पेश होने वाली हिंदुस्तानी नंगे पांव ही आए, लेकिन इस जिद को कड़ाई ही लागू नहीं किया गया। और 19वीं सदी के मध्य तक जब लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बना तो पादुका सम्मान की यह रस्म सख्त हो गई, और अब भारतीयों को भी किसी भी सरकारी संस्थाओं में दाखिल होने के समय जो अपने जूते थे वो निकाल देने होते थे, क्योंकि यूरोपीय पोशाक पहनने वाले, इससे जो यूरोपीय लोग थे जो पोशाक पहने रहते थे तो उनसे उन्हें छूट अवश्य मिली हुई थी, लेकिन सरकार सेवा के कार्यस्थ भारतीय इस नियम से त्रस्त महसूस करने लगे। तो पादी का सम्मान नियम के उल्लंघन की एक मशहूर घटना 1862 में हुई। तो देखिए, जूतों को पहनकर भी काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से मत था अंग्रेजों के अंदर, और क्योंकि भारतीयों को जब देखते थे कि भाई जब वो अपने घर के अंदर जाते थे तो घर के बाहर ही वो अपने जूते निकाल दिया करते थे, या किसी मंदिर में अगर भारतीय कभी जाते थे तो आप लोगों को पता ही होगा कि जब हम कभी मंदिर जाते हैं तो अपने जूते या चप्पल जो भी होते हैं वो निकाल कर जाते हैं, या कभी कभी हम अपने नंगे पैर भी मंदिर चले जाते हैं। तो अंग्रेज़ों ने भी इसी चीज़ को देखा, तो इसी सम्मान को जताते हुए उन्होंने यहाँ पर भी अपनी मनमानी करने की कोशिश की कि जब वो मंदिर को एक तरीके से सम्मानित जगह मानते हैं और अपने घर को सम्मानित जगह मानते हैं, तो जब वो सरकारी कार्यालय में आए तो इसको भी वो जो सम्मानित जगह है वो माने। तो इसी को लेकर के 1862 में एक घटना हुई थी। तो सूरत में वो घटना हुई थी। तो सूरत में फौजदारी अदालत में असेसर लगान आंकने वाले जिसे कहते हैं, तो ओहदे पर कार्यरत मनोक जी कोवास जी ने एंटी ने सत्र न्यायाधीश की अदालत में जूते उतारने से इनकार कर दिया। तो जज जिद किए रहा कि श्रेष्ठ को आदर देने की हिंदुस्तानी परंपरा के मुताबिक उन्हें जूते उतारने की होगे, लेकिन मनोक जी भी अड़े रहे, यानी कि उन्होंने जूते नहीं उतारे। तो इसी को लेकर के हुआ क्या कि जो अदालत थी उसमें उनकी प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई। उन्हें विरोध जताते हुए बम्बई के गवर्नर जनरल को एक तरीके से गवर्नर को पत्र लिखा। तो अंग्रेज का कहना था कि जो चूंकि भारतीय किसी भी पवित्र स्थान पर या घर में घुसने से पहले जूते उतारते हैं तो वो अदालत में वैसा ही क्यों नहीं करते, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो इसी तरीके के जो मतभेद थे वो अंग्रेजों और भारतीयों को लेकर के कंटिन्यू जो थे वो चलते रहे। तो इन सब के बावजूद भी अदालतों में जूते के प्रवेश की इजाज़त मिलने में जो थे वो बरसों लग गए। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं। अब चित्र के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, चित्र 15 में हम देख सकते हैं सर एम विश्वेश्वरैया जाने माने इंजीनियर टेक्नोक्रेट और 1912 से 1918 तक मैसूर रियासत के दीवान, वह पश्चिमी शैली के थ्री पीस सूट के साथ पगड़ी पहनते थे।
तो देखिए जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि वो 3 पीस के साथ पगड़ी पहने हुए हैं, जो कि 1912 का सब एक तरीके से ये चित्र है। अब ये देखिए आप चित्र 14 में देख सकते हैं कि यूरोपीय मेहमान शाहजहाँ के दरबार में तोहफे लाते हुए, ये आगरा का 1633 का पादशाहनामा से है, सॉरी पादशाहनामा तस्वीर का है। तो निचले सिरे पर यूरोपीय की टोपियों को देखिए, तो जिसमें आप देख सकते हैं कि जो पगड़ियां हैं उन मेहमानों की टोपियों में कितना फ़र्क है। तो देखिए पगड़ियां तो इस तरीके की हैं और टोपियां इस तरीके की है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा जो अंतर है इस क्षेत्र में भी आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। तो देखिए जो हमारा ये चैप्टर डिस्कस करने का एक तरीके से मतलब था, ये केवल यही उद्देश्य था कि जिससे कि आपको एक तरीके से इतिहास के बारे में, पहनावे के बारे में थोड़ा बहुत एक तरीके से नॉलेज हो जाए कि भाई पहनावे का एक तरीके से हमारे जीवन पर और हमारे समाज पर और हमारी संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो कई सारे जो प्रभाव हैं वो हमारी संस्कृति और हमारे समाज पर पड़ते हैं। जैसे कि आज आप वर्तमान समय में किसी भी अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स में जाकर के देखें तो आपको वहाँ की एक तरीके से वेशभूषा, खान पान, हर एक चीज़ आपको वहाँ पर अलग मिलेगी। दिल्ली आप चले जाइए, बिहार आप चले जाइए, या राजस्थान आप चले जाइए, या मध्य प्रदेश आप चले जाइए, किसी भी, या अहमदाबाद आप चले जाइए, तो अलग अलग स्टेट में जब आप जाएंगे तो आपको वहाँ की खान पान, वेशभूषा और सामाजिक तौर तरीके बिल्कुल अलग मिलेंगे, ठीक है। तो यही हमारा एक तरीके से उद्देश्य था चैप्टर को डिस्कस करने का कि इतिहास में पहनावे को लेकर के और खान पान को लेकर के क्या सामाजिक एक तरीके से असीमितताएं थी और भिन्नताएं थी, ठीक है, जिनके बारे में डिस्कस करके हम लोगों को एक जो नॉलेज है वो पता चली कि भाई इस तरीके से जो भारत में अब पहनावे का जो बदलाव है वो इस तरीके से हुआ, ठीक है। तो इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। कल मिलते हैं फिर से राष्ट्रीय पोशाक के डिज़ाइन के बारे में कि जो राष्ट्रीय पोशाकें हैं उनका डिज़ाइन किस तरीके से हुआ, ठीक है। तो इसी के साथ हैव ए गुड डे, जय हिंद।